हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ क्लास और आपके साथ नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो बड़ी स्टोरी है, मेरा ख्याल इस वक्त पूरे पाकिस्तान में गूंज रही है और लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि ये भी हो सकता है। वो ये है कि खबर सामने आई है, ये अगरचे एक दो हफ्तों से पहले इसकी बात गाश्त ये सुनी जा रही थी, लेकिन कोई फार्मल तरीके से कोई चैनल कोई मीडिया हाउस जो है इसको एयर करने के लिए तैयार नहीं था। इशारों करने में बात की जा रही थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है मौजूदा कमर जावेद बाजवा साहब जो DGISI हैं, तो उन्होंने एक दावत का एहतमाम किया था, इशाया कह लें डिनर कह लें, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े यहाँ पे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो है उनको बुलाया गया था, उनके साथ मीटिंग हुई थी। और इसमें जो सबसे बड़ी मेरा ख्याल है लोगों को इंट्रीगिंग और बड़ी खबर थी वो ये थी कि इसको खुफिया रखा गया, किसी को नहीं बताया गया था कि पाकिस्तान के बड़े जुगादरी जो पॉलिटिशियंस हैं कि DGISI और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ इनकी गुफ्तगू हुई है। जो लोग वहाँ पर शरीक हुए हैं वो मेरा ख्याल इंटरेस्टिंग नाम है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। शहबाज शरीफ साहब का नाम आ रहा है, इसके बिलावल भुट्टो साहब का आ रहा है, मौलाना फजल रहमान साहब के बेटे का आ रहा है, शेरी रहमान साहब आ रहा है, इसके ख्वाजा आसिफ हैं, फिर इसके बाद सिराजुल हक साहब हैं, शेख रशीद हैं, शाहमूद कुरैशी साहब हैं, और इस तरह के और कुछ दो तीन और भी लोग हैं। और ये बड़े हैवी वेट्स हैं, जहन में रखें कि शहबाज शरीफ साहब आर्मी चीफ साहब की दावत पे इटसेल्फ ये एक इसकी बड़ी स्टोरी। अब ये पहले ये बातें नहीं होती थी कि अगर कभी आपको याद हो कि ब्रीफिंग देनी थी एक जब यहाँ पे सवात ऑपरेशन होना था या उसामा बिन लादेन का मसला हुआ था, तो उस वक्त जनरल कियानी जो है और उस वक्त के DGISI जो है जनरल शुजा पाशा जो है बाकायदा पार्लियामेंट आए थे, पार्लियामेंट में आकर उन्होंने इन कैमरा ब्रीफिंग दी थी। लेकिन कुछ अरसे से हम ये नया एक ट्रेंड दे रख रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासतदान जो है बाकायदा वहाँ पे उनको बुलाया जाता है, GHQ में बुलाया जाता है या उनको आर्मी हाउस में बुलाया जाता है और वहाँ पे उनके साथ ब्रीफिंग की जाती है। मौलाना फजल रहमान साहब की आपको याद होगा कि जब उनका यहाँ पे वो आके अपना धरना लेके आए थे, तो उस वक्त भी ये बातें सामने आई थी कि मौलाना साहब की एक मुलाकात हुई थी वहाँ पे जनरल बाजवा साहब से, और ये भी बताया गया कि शायद उन दोनों के दरमियान थोड़ी सी कोई नोक झोंक कह लें, सर्दी गर्मी कह लें या तलखी कह लें, तो वो भी होती। अब ये सामने आया है, शायद लोगों को दो चार चीज़ों की वजह से मेरा ख्याल एतराज़ है। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि क्यों बुलाया गया था, फिर मैं बताऊंगा कि ये बड़ी खबर क्यों बन रही है। तीसरी ये है कि कल यहाँ पे APC थी, APC में जिस तरह की नवाज शरीफ साहब और दीगर ये पार्टिसिपेंट ने वो उन्होंने तकरीरें की हैं, उससे तो लगता था कि पाकिस्तानी जो सियासतदान है जमहूरियत पसंद जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट जो रिप्रेजेंट होती है वहाँ से, आपको पता है GHQ एक उसका GHQ का उसको निक नेम कहें या एक यहाँ पे इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो वो शायद उनके खिलाफ खड़े होने को तैयार हो गए। जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी तो लोगों ने ये कहा कि उन्होंने फिर एक दफ़ा अपनी कश्तियाँ जला दी। मेरा ख्याल 5वीं दफ़ा हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं अपनी कश्तियाँ जला रहे हैं। 93 में उन्होंने कश्तियाँ जलाई थी, वो भी हमारे सामने आया था, फिर हमने देखा उसके बाद उनके हमने आके 12 अक्टूबर 99 में देखा उन्होंने कश्तियाँ जलाई, फिर हमने देखा कि जब वो वापस आए थे उन्होंने कारगिल की उसकी अपनी जलावतनी के बाद फिर वो हमने सारी चीज़ें देखी। अब उनका फिर हमने तकरीरें सुनी थी जब उनको यहाँ से बरतरफ किया गया तो जुलूस लेकर निकले थे, मुझे क्यों निकाला था। अब ये मेरा ख्याल 5वीं दफ़ा है फिर उन्होंने कश्तियाँ, जो लोग कह रहे हैं कश्तियाँ जला दी हैं, अब वो आखिरी लड़ाई जो है ना वो लड़ने के लिए तैयार है। अब सवाल यह है कि ये इनको बुलाया क्यों गया था, क्या ऐसी मजबूरी आन पड़ी थी कि इनको बुलाया गया। और प्लस जब ये लोग गए थे तो वापस आके इनके मीडिया सेल, शेरी रहमान साहब बड़ी एक्टिव है, ये PML नवाज बड़ी एक्टिव है, तो इन्होंने क्यों नहीं बताया आवाम को कि हमें क्यों वहाँ बुलाया गया था GHQ में, व्हाट वर द रीजंस, और हम क्यों गए थे। या मतलब मैं तो एक उसको जमहूरी पसंद के तौर पर ज़रूर इनसे मतलब सवाल हम पूछ सकते हैं अपनी ये मुंतखब लीडरशिप से कि अगर कोई ऐसा मसला था जो मैं बताता हूँ कि कौन सा एजेंडा था जिसके लिए बुलाया था, वो इतनी बड़ी बात नहीं थी, तो इन हाउस वो क्यों नहीं बुला सकते, हाउस की कमेटी में क्यों नहीं आ सकते थे जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज साहब हैं। दुनिया भर में होता है कि यहाँ पे कमांडर्स जो होते हैं वो पार्लियामेंट में जाते हैं, उनको ब्रीफ करते हैं, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को एतमाद में लेते हैं, मीटिंग्स होती हैं। और अगर आपको याद होगा, मेरा ख्याल है कि मैं गलत नहीं कह रहा, कि जब इनका पीपल्स पार्टी का दौर था, सवात ऑपरेशन होना था, उस वक्त भी यहाँ पे मीटिंग्स हुई थी, प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई थी। उस वक्त पार्लियामेंट्री ये पार्टी के लीडर्स जो हैं उनको बुलाया गया था और उनको जनरल कियानी साहब हैं और मेरा ख्याल उस वक्त के DGISI जो थे वो मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, उस वक्त के पार्लियामेंट्री लीडर्स जो थे इसमें हाउस में ये मौजूद थे। तमाम को एतमाद में लेके फिर उन्होंने सवात ऑपरेशन और बाकी ट्राइबल एरियाज वगैरह की ब्रीफिंग दी थी। तो इस तरह के सेशन जो है, सवाल यह कि इनको क्यों नहीं बुलाया जा सकता था जहाँ पे कि हमारी मिलिट्री कमांड आती और पार्लियामेंट में बैठ के किसी एक बड़े उसमें कमेटी रूम में यही चीज़ें डिस्कशन की जाए। तो इस पे बहस होगी, क्योंकि मैं इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि ये एक बयाना लिया जाता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं हो रही और एस्टेब्लिशमेंट की पावरफुल ग्रिप है, तो कौन इस ग्रिप को थोड़ा सा लूज करेगा, कौन इसके खिलाफ, इन्हीं ने खड़ा होना है ना, शहबाज शरीफ साहब ने खड़ा होना है या बिलावल ने खड़ा होना है या मौलाना फजल रहमान साहब, सिराजुल हक साहब, बहर तो तकरीरें कर रहे होते हैं, लेकिन जब टाइम होता है खड़े होने का उस वक्त नहीं होते। बहरहाल कमिंग टू द पॉइंट ये कि इस पर एक और चीज़ बहस है, इस पर बात करते हैं। मेरे ये ज़राए कह रहे हैं, कुछ मेरी दो चार जो लोग वहाँ पे शरीक थे उनसे मुझे बात हुई है कि वहाँ पे जनरल ये बाजवा साहब और
उसमें शहबाज शरीफ साहब और इनके दरमियान बिलावल साहब के दरमियान खासी वहाँ डिबेट हुई है। अब इनको बुलाया इसलिए गया था कि हमारी आर्मी कमांड ने इनको ये कहा है कि बदलते हुए रीजनल जो इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी के उसमें मसाइल आ रहे हैं या वट एवर जो आपको इल्म है, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान, ईरान या इंडिया से रिलेटेड जो भी हैं अमेरिकन कंसर्न यहाँ पर हमें नज़र आ रही है अफगानिस्तान में, वो जो ये चाह रहे हैं कि हम, और उसमें चाइना भी साफ ज़ाहिर शामिल है। तो अब ये सलूशन पाकिस्तान निकाल रहा है कि गिलगित जो है, बल्तिस्तान जो है, इसको एक सूबा डिक्लेयर किया जाए। सो ये बुलाया जो गया था, इनको इसलिए बुलाया गया था कि इनको एतमाद में लिया जाए कि हम एक सूबा बनाना चाह रहे हैं गिलगित को, क्योंकि ऑलरेडी इंडियंस वगैरह उस पर अपना एक क्लेम रखते हैं। सिपैक को इसी वजह से वो एक उसको डिस्प्यूटेड एरिया उसको समझता है इंडिया, जो हम नहीं समझते, हम अपना उसको ऐसा समझते हैं। तो उस पर वो ये चाह रहे हैं कि इसको बाकायदा तौर पर गिलगित वगैरह को एक सूबा इसको डिक्लेयर करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अगर करनी है तो वो कर दी जाए। तो उस पर वो थोड़ी सी फर्दर एक वो चाहते थे कि इसको एक इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस चाहते हैं जिसमें उनको सपोर्ट चाहिए। इस पे ये गुफ्तगू शुरू हुई वहाँ पे जो ज़राए के मुताबिक। तो इस पे बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने खैर इस पे एक बात की और उन्होंने ये इशू उठाया। उनका यही था कि मेडलिंग जब होती है पॉलिटिकल अफेयर्स में, उन्होंने वहाँ पे एक रोल जो आता है, एस्टेब्लिशमेंट का रोल पॉलिटिक्स में है। उन्हें गिले भी हैं, बहुत सारे ग्रीवेंसेस भी हैं पीपल्स पार्टी को। एक सबसे बड़ा गिला तो ये है जो मुझे बताया कि पीपल्स पार्टी को इनका ये तय हुआ था इनके साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, कि जो इनका आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस जो है ना, इनको जमानत तो मिल ही गई थी। आपको पता है जब वोट डाल दिया था इन्होंने जनरल बाजवा साहब के 3 साल मुद्दत मुलाजमत में, तो उसके बाद जो चीज़ें तय हो रही थी वो यही थी कि जमानतें वगैरह सबको मिल गई। और उसके बाद इसका पीपल्स पार्टी को ये अंडरस्टैंडिंग दी गई थी कि आपके केसेस जो है कराची शिफ्ट कर दिया जाएंगे। मतलब ये कराची की अदालतों में या वहाँ पे चलेंगे, उधर आप जाने और फिर उसके बाद वो दीगर लोग जाने। हालांकि पहले केसेस इसलिए वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया था कि बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर जो हैं नैब के हों या FIA के, वो अपने आप को थ्रेटन फील करते थे, कराची में अनसेफ फील करते थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी की वहाँ पर हुकूमत है और उनको वहाँ पर दबाव, धमकियों और डर का सामना है। तो उसके बाद केसेस इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर आ गए थे। तो जरदारी साहब ने मनवा लिया था एस्टेब्लिशमेंट के मेरे केसेस जो है ना दोबारा कराची भेजे जाए, लेकिन बड़ा अरसा हो गया अभी तक वो केसेस भेजे नहीं गए। वो भी उनको एक उनके ग्रीवेंस है या उनका एक गिला है पीपल्स पार्टी का कि आपने जो हमसे बातें तय की थी वो पूरी नहीं हुई थी। लिहाजा जरदारी साहब ने कल तकरीर की, जरा इसको इस तनाजुर में दिया, देखा जाए कि अगर आपने मेरे केसेस कराची नहीं शिफ्ट करने, फिर जेल में डाल दें, फिर ठीक है पिंडी हम बैठे हुए हैं, आपके गले पड़ेंगे हम कल को जैसे भी है। सो बिलावल भुट्टो साहब ने ज़राए कह रहे हैं इन्होंने वहाँ पे इशू उठाया, खैर ये नहीं उठाया कि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या हुई थी, उन्होंने इनको रेफ़र किया जिस पे मेरा ख्याल है उस पर जनरल बाजवा साहब जो है प्रवोक हुए हैं। उन्होंने ये कहा जनाब ये देखें इसी तरह की आपने वहाँ पे या अफेयर से उस वक्त हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने या क़यादत ने जो 71 के वाक़यात जो हैं वो फिर इसी तरह की पोलिटिकल मेडलिंग से, इसी तरह की इंटरफेरेंस से होते हैं। मतलब बलोचिस्तान का इशू था, पाकिस्तान के इंटरनल ये अगेन इशूज़ हैं जिसमें उसमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो इस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम किया जाता है कि वो आगे के बढ़ते हैं। इस वक्त जिस तरह की ओनरशिप उन्होंने दी हुई है, इन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर हाथ रखा हुआ है, वो तो ओपन है, अब वो छुपाते भी नहीं है, बल्कि ओनरशिप है, और जिसकी वजह से मेरा ख्याल है शायद एस्टेब्लिशमेंट को ये एहसास भी हो रहा है कि हमें उसका नुकसान हो रहा है, जो अच्छा बुरा होता है उन्हीं के खाते में पड़ा है। तो बिलावल ने इसका उस पर रेफरेंस दिया कि जनाब के 71 वाले जो ये हालात हैं वो आपके सामने हैं, तो दोबारा इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पॉइंट तो खैर बड़ा अगर देखा जाए तो वैलिड था, लेकिन मेरा ख्याल हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लिए 71 का रेफरेंस जब भी आएगा वो बड़ा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, उसी से वो प्रवोक हुए। तो इस पे जो ज़राए कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ी एक सख्त बात की, उन्होंने जनरल बाजवा साहब ने, उन्होंने कहा बिलावल साहब मुझे ये बताएं, आप लोग जो बातें कर रहे हैं, ये जो आप लोग आते हैं हमसे मिलने के लिए, आप लोग आते हैं, हम भी कभी आप लोगों के पास आए हैं मिलने के लिए, आप लोग मिलते हैं, इससे मिलिट्री ऑफिशियल से मिलते हैं, सीक्रेट एजेंसीज वगैरह से आपकी मुलाकातें होती हैं, आप उनका इशारा वहाँ पे बैठे बहुत सारे लोगों से था जिनका पता था जनरल बाजवा साहब को ये मिलते रहते हैं, आते रहते हैं, यहाँ पे इनकी मुलाकातें होती रहती हैं, वो मिलिट्री से DGISI से हों, वो आर्मी चीफ से हों, इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से हों। सो उन्होंने कहा ये सारे जो हैं आप लोग मिलते हैं, हम आपसे मिलने के लिए नहीं आते। मतलब यही तक अभी भी तो आप लोग आके यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, मैं तो आपके पास नहीं आया हुआ, वहाँ पे आपके घर में तो नहीं आया ना, आपके पार्टी सेक्रेटेरिएट में आऊँ, मैं आर्मी सेक्रेटेरिएट में बैठा हूँ। दूसरा उन्होंने कहा जो ज़राए मुझे कह रहे हैं कि ये जो शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि मैं आसिफ अली जरदारी को मैं घसीटूंगा, पेट फाड़ के मैं उनकी दौलत निकालूंगा, ये हमारे कहने पे तो नहीं हुआ था। मतलब ये कि आप लोग आपस में जो आपके इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है आपके उस पर पॉलिटिकली तौर पर इतनी आपको कन्फ्रंट्रेशन आपने की हुई है, तो लड़ाइयाँ झगड़े तो आप लोगों के, हम तो आपको अगर आपको बुलाया हुआ है तो किसी इशू के लिए बुलाया हुआ है, हम तो डिबेट करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के ग्रेटर इंटरेस्ट की बात करें, चाहे वो FATF की हो या गिलगित की हो या कुछ और इशूज़ वगैरह हो। सो उनका इस पर यह था जो बात मेरा ख्याल है बड़ी उनको थोड़ी साफ ज़ाहिर नागवार भी गुजरनी थी, शहबाज शरीफ साहब को भी गुजरनी थी, दीगर को भी गुजरनी थी। इशारा तो वही था क्योंकि सबसे ज़्यादा मिलिट्री से अगर मुलाकातें इंटेलिजेंस से करते रहे तो शहबाज शरीफ साहब करते, सबसे खुफिया मुलाकातें जो है ना उन्होंने की। कौन सा आर्मी जनरल्स होगा उनको उसमें देख लें, स्टार्टिंग फ्राम आप उससे जनरल मुशर्रफ से सबसे ज़्यादा खुफिया मुलाकातें उनकी होती थी। इसके बाद हमने देखा
जो नए आर्मी चीफ है जनरल कियानी, उनसे खुफिया मुलाकातें, उनसे तो दर्जनों खुफिया मुलाकातें हुई। जनरल रहील से इनकी कई खुफिया मुलाकातें हुई, जनरल ये मौजूदा हैं उनसे उनकी मुलाकातें हुई हैं। सो ये उन्होंने बड़े इनको खुल के कहा, इस पर उन्होंने बात की, जिसके बाद मेरे ये ज़राए कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने सारी बातें जो हैं उन्होंने बताई हैं नवाज़ शरीफ साहब को कि भाई साहब यहाँ पे तो माहौल बिल्कुल बदला हुआ है, कोई आपके लिए कुछ और लेना देना या मरियम नवाज साहबा के लिए कुछ कोई कंसेशन लेना वो अब हमारे लिए मुमकिन नहीं रहा। जो कल ज़राए कहते हैं कि उस पर नवाज शरीफ साहब ने कश्तियाँ जलाने का फैसला, इसके बाद जो मुलाकात का आउटकम है, जब उनको बताया गया है कि वहाँ पे जनरल साहब जो हैं वो कोई उसमें मूड में नहीं है रिलैक्सेशन देने में, बल्कि उल्टा वहाँ पे खासी इनकी, मैंने जैसे कहा कि अनकंफर्टेबल सी गुफ्तगू हुई है, तो उसके बाद ये नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमें कोई शायद फर्दर एक कंसेशन नहीं मिल सकती। और प्लस मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब का कैंप जो है वो ये फील कर रहा है कि हमारे साथ शायद कुछ धोखा हुआ है, कि हमने जनरल बाजवा साहब को 3 साल मुद्दत मुलाजमे में जो उस वक्त कहते थे वोट को इज्जत दो, और फिर जाकर उन्होंने बूट को, जो उनके जो क्रिटिक्स कहते हैं, बूट को वोट डाला और उससे बड़ा हिट हुआ। बहुत सारे इनके सिंपथाइजर मीडिया में, सोशल मीडिया में, इनके अपने बहुत सारे जो लोग थे इसके नवाज लीग के बड़े हाल्ट हुए थे, क्योंकि हर दफ़ा ये कुछ होता है कि नवाज शरीफ साहब उनका खानदान जो है अपने ज़ाती मफादात के लिए डील कट करते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं, मीडिया इस्तेमाल करते हैं, दानिशवरों को यूज़ करते हैं, ट्विटर, सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स पे अपने हमदर्द जो हैं उनके जरिए बिल्कुल धूल उड़ा देंगे। लगता है कि बस अभी तबाही बर्बादी आने वाली है, जो इस्टेब्लिशमेंट थोड़ा सा दबाव में आते साथ ये डील मारते हैं और बाहर निकल जाते हैं। सो ये चीज़ आपकी दफ़ा उनको बताई गई थी कि शायद ये जो हमने वोट डाले हैं, और इसी वजह से नवाज शरीफ साहब के जो ये बीमारी पे एतराज़ात किए जाते हैं, बाज़ उनके क्रिटिक्स करते हैं कि ये भी मैनेज था, मैनूवर था, और उसमें एस्टेब्लिशमेंट की पूरी एक ब्लेसिंग शामिल थी कि इसको ये कैसे हमने इनको नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर निकालना है। और बाद में इमरान खान साहब वगैरह तक तो वही रिपोर्ट्स गई थी जो उनकी अपनी टीम भी उनको बता रही थी। सो उनका ये ख्याल था नवाज शरीफ साहब का कि हमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, आपको 3 साल हम आपको आर्मी चीफ के लिए वोट डाला है, हमने अपने वोटर्स को नाराज़ किया है, लोगों की बातें सुनी है, मीडिया को नाराज़ किया है, आपको 3 साल का नया ओहदा दिया है, लेकिन इसके बावजूद हमारे साथ कोई रियायत नहीं हो रही। वो ठीक है, जमानतें हो गई, उनकी बहुत सारे बाहर निकल आए लोग, कॉन्फिडेंस मिला उनको, नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए और उस पर बहुत सारा हमने देखा कि कार्रवाइयाँ रुक गई, उस तरीके के एक्शन नहीं हुए। लेकिन नवाज शरीफ साहब और उनका कैंप ये समझता था कि हमने जनरल बाजवा साहब को इतनी बड़ी फेवर कर दी है कि इसके बाद बनता नहीं है कि हमें ये मरियम नवाज को ना आने दिया लंदन, उन्हें यहाँ से अदालतों से भगोड़ा करार दिया जाए, और प्लस वहाँ पर बैठ के GH को बुला के उनको इस तरह की सख्त बातें की जाएँ जो उनको सुननी पड़ गई। जैसे मैंने कहा ना कि शहबाज शरीफ वाली बात हुई है वहाँ पर कि जनाब इनके ये पेट से पैसे फाड़ने वाली बात मैंने तो नहीं की थी, कोई एस्टेब्लिशमेंट तो ये नहीं की थी कि आप लोग ये रेफरेंस दें, आपने आपस में खुद की हुई है। बहरहाल कमिंग टू द पॉइंट, तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब की ये तकरीर रही है, इसमें आप क्लियरली तौर पर देखें कि जनरल बाजवा साहब का नाम नहीं लिया, आसिम सलीम बाजवा पे तो उन्होंने बड़ा क्लियर उन्होंने हिट किया कि रसीदें निकालें और बताएं किधर गई हैं, आप मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ क्या कुछ होता रहा है। प्लस उन्होंने ये कहा साथ में जो उन्होंने जनरल ये कमर जवेद बाजवा साहब पे अटैक किया वो बड़ा ऑब्वियस है, मतलब है ये इलेक्शन किसकी उसमें हुए हैं, ये फौज ही करवा रही थी, अदलिया साथ में थी, तो उन्हीं की निगरानी में हो रहे। जब वो ये कहते धांधली हो रही थी, उनको किसने निकाला, रेंजर्स वाले भी थे, उसमें दीगर लोग भी थे, तो बेसिकली इनडायरेक्टली उन्हीं पे अटैक कर रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि वो लोग इस मुल्क की बर्बादी का जिम्मेदार है जो इनको लेके है। कौन लेके हैं सबको पता है, जो सिलेक्टेड कहते हैं, उस वक्त तक सिलेक्टेड कहते थे जब तक नवाज शरीफ साहब बाहर नहीं गए थे, फिर उन्होंने सिलेक्टेड कहना बंद कर दिया, अब दोबारा वही टर्म वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सो बेसिकली जो उसकी नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी वो सारी शहबाज शरीफ साहब ने जब उनको ब्रीफ किया है कि भाई साहब अब कोई मुझे नहीं लग रहा इनके साथ कोई नई बातचीत हो सके, नई इनके साथ कोई हमारी डील हो सके, लगता यही है कि अभी उसी मूड में बैठे हैं। सो आफ्टरवर्ड्स इट वाज ये क्लियर कि अब का दफ़ा टाइम आ गया है कि इन्होंने हमारे साथ जो 3 साल लेने थे ले लिए थे, अब हम इनको आके वो जो अपनी पुरानी पोजीशन थी वोट डालने से पहले वाली, कम अज़ कम हम अपने आप को ये बता सके कि हम जमहूरियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम यहाँ पर आके कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल वही होता है कि अगर आप कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, जमहूरियत की लड़ रहे हैं, तो फिर ये तो खुफिया मुलाकातें क्यों करते हैं आप? फिर आपको आके शहबाज शरीफ साहब को बताना चाहिए था, ट्वीट करना चाहिए था कि मेरी जनरल साहब से ये बाकी लोगों के साथ मुलाकात हुई है, ये बिलावल ने क्यों इसको छुपाया, सिराजुल हक साहब, ये कौन सा ऐसा सीक्रेट था जो आप छुपा रहे थे? और सबसे बढ़कर मैं ये कहूँगा, मुझे इस चीज़ का दुख है कि इसके तौर पर कि पीपल्स पार्टी को कुछ भी कहें, उनके दौर में हम देखते थे कि वो सारे जनरल जो थे वो आके ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर्स को ब्रीफिंग करते थे, वो आके इसमें ये पार्लियामेंट में आके इनको ब्रीफिंग इन कैमरा ब्रीफिंग करते थे। ये कैसे हो रहा है कि आप लोग जो हैं वहाँ पे उनको यहाँ बुलाने की बजाय कि जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ साहब वो आते पार्लियामेंट आते, इसी मसले
मसले को आपको पार्लियामेंट्री कमेटी में बैठते, वहाँ पे आपसे डिस्कशन करते। आप लोगों को इन्विटेशन ही बगैर आप उसके किए सारे के सारे आप वहाँ दौड़े चले गए, और फिर अगले दिन हम देख रहे हैं कि अब आप कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे। बहरहाल ये है पाकिस्तान के हमारा एक सियासी कल्चर है, एक क्लाउड है। डील्स इनको मिल जाएँ तो फिर एस्टेब्लिशमेंट भी अच्छी है, हमारे जनरल्स भी अच्छे हैं, फिर खुफिया मुलाकातें भी ठीक हो जाती हैं, फिर ये वोट भी डाल देते हैं। लेकिन अगर कोई डील ना मिलने के कोई चांसेस हों तो फिर इसके बाद हार्ड हिटिंग और बड़ी पावरफुल स्पीचेस ये आती हैं, नवाज शरीफ साहब की आती हैं।